हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। यह हमारा सेट 9 है ऑफ एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स क्वेश्चन फॉर आवर प्रीलिम्स एग्जाम और आज हम 15 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। आप सभी को पता होगा महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे उसकी वजह से प्रेसिडेंट रूल काफ़ी न्यूज़ में था, इसलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। प्रेसिडेंट रूल्स इन इंडिया कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years. President rule must be approved by majority of the houses of the parliament by an absolute majority. A law made by parliament during the president rules for the concerned state ceases to be operated after the president rule. फ्रेंड्स, बेसिक क्वेश्चन है प्रेसिडेंट रूल से। अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है फ्रेंड्स, क्योंकि मैक्सिमम पीरियड अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना है तो वो 3 years है। सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है प्रेसिडेंट रूल के अप्रूवल में। और थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी लॉ भी बनाई जाती हैं इस प्रेसिडेंट रूल या इमरजेंसी के दौरान वो ऑपरेटिव होती हैं आफ्टर सच अ रूल इज़ रिवोक्ड। इसलिए इसका आंसर हो जाता है ओनली वन इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 हमारा इसलिए करेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा जब प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव किया जाता है तो वो 6 months तक कंटिन्यू रहता है, और अगर इसको 6 month के बियॉन्ड एक्सटेंड करना है तो पीरियोडिक पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, और मैक्सिमम इसको 3 years के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, और हर 6 months में इसको एक्सटेंड करना है तो पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। चाहे फ्रेंड्स कंटिन्यूएशन करना हो या इनिशियल अप्रूवल करना हो प्रेसिडेंट रूल का, तो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारा सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। स्टेटमेंट 3 हमारा इसलिए इनकरेक्ट था फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी लॉ बनाई जाती है इस रूल के दौरान किसी भी स्पेसिफाई अथॉरिटी के द्वारा, तो वो ऑपरेटिव होती है इवन आफ्टर दिस पर्टिकुलर रूल। चलिए हम बेसिक से प्रेसिडेंट रूल को कवर कर लेते हैं। प्रेसिडेंट रूल की जब भी हम बात करते हैं तो आपको 2 आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 355 एंड आर्टिकल 356। आर्टिकल 355 imposes a duty on the center to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of constitution. इसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को पूरा करने के लिए जो आर्टिकल 355 इम्पोज करता है सेंटर पर, सेंटर आर्टिकल 356 के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है किसी भी स्टेट में तो प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करता है। इसी को फ्रेंड्स स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 2 ग्राउंड पर इम्पोज किया जा सकता है। एक आर्टिकल 356 इटसेल्फ में मेंशन है और एक आर्टिकल 365 में मेंशन है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट को पावर देता है, वो प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर सकता है अगर ऐसा लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविज़न के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट नहीं चल रही है, तो प्रेसिडेंट या तो गवर्नर की एडवाइस या रिपोर्ट के हिसाब से या इवन विदाउट द गवर्नर रिपोर्ट कैन इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल। और आर्टिकल 365 में क्लियरली मेंशन है अगर सेंटर की कुछ डायरेक्शन है और स्टेट उसको कंप्लाई नहीं करता है तो प्रेसिडेंट कैन होल्ड दैट द गिवन सिचुएशन द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 365 और आर्टिकल 356 में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को मेंशन किया गया है तब कब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात करें तो फ्रेंड्स अगर प्रोक्लेमेशन इशू किया जाता है और प्रेसिडेंट रूल तो 2 months के अंदर अंदर दोनों हाउस के द्वारा सिंपल मेजोरिटी से इस रेजोल्यूशन को या प्रोक्लेमेशन को पास कर देना चाहिए। इसलिए हमारा स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग था। अगर इस टाइम पीरियड में लोकसभा डिसॉल्व कर दी गई है तो फ्रेंड्स 2 months के अंदर अंदर राज्यसभा को यह रेजोल्यूशन पास कर देना चाहिए, और जब भी लोकसभा रिवाइव करती है फर्स्ट सिटिंग तो 30 days के अंदर अंदर लोकसभा को भी यह रेजोल्यूशन पास कर देना चाहिए। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें प्रेसिडेंट रूल की तो फ्रेंड्स 6 months के लिए इसको इम्पोज किया जाता है जब भी दोनों हाउस के द्वारा रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, और अगर इसको एक्सटेंड करना है तो पीरियोडिक पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है और मैक्सिमम 3 years तक इसको इम्पोज किया जा सकता है। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में एक स्पेशल कंडीशन को इम्पोज किया गया था, यह पार्लियामेंट की जो यह पावर है उस पर कंस्टेंट लगाया गया था। अगर प्रेसिडेंट रूल को 1 year से ज़्यादा एक्सटेंड करना है तो 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट, या तो नेशनल इमरजेंसी हो हमारी कंट्री में,
पूरे इंडिया में या किसी भी पार्ट में। सेकंड, इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई कर दे कि जनरल इलेक्शन कंडक्ट नहीं किए जा सकते हैं अभी असेंबली में ड्यू टू सम डिफ़िकल्टीज। अगर हम रिवोकेशन की बात करते हैं तो कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है फॉर द रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट एक प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है और प्रेसिडेंट रूल को रिवोक कर दिया जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है प्रेसिडेंट रूल का, ये भी हम देख लेते हैं। जब भी प्रेसिडेंट रूल इन्वोक किया जाता है तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है, और जो स्टेट की गवर्नेंस है फ्रेंड्स वो स्टेट गवर्नर के बिहाफ पर कैरीड आउट होती है, और चीफ सेक्रेटरी के हेल्प से या किसी एडवाइज़र जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है उसकी हेल्प से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता है। प्रेसिडेंट के पास एक और ऑप्शन होता है फ्रेंड्स, या तो वो असेंबली को सस्पेंड कर दे या डिसॉल्व कर दे। किसी भी केस में फ्रेंड्स पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्स को पास कर सकता है और इवन स्टेट बजट, और कोई भी जो लॉ बनाई जाती है पार्लियामेंट के द्वारा ड्यूरिंग दिस प्रेसिडेंट रूल वो कंटिन्यू रहती है प्रेसिडेंट रूल के बाद भी, अगर उसको हटाया जाता है। एक एक्सेप्शन भी है फ्रेंड्स, जो भी हाई कोर्ट के पावर होती हैं हाई कोर्ट के पास, प्रेसिडेंट उन पावर को यूज़ नहीं कर सकता है ड्यूरिंग दिस प्रेसिडेंट रूल। मीन्स जो पावर वेस्टेड है हाई कोर्ट के पास वो प्रेसिडेंट को पावर नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रेंड्स, रीजनल ग्रुपिंग से रिलेटेड ब्रिक्स के बारे में आपको बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट, 11th ब्रिक्स समिट वॉज रिसेंटली हेल्ड एट फोर्टालेजा इन ब्राज़ील। द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक नॉन एज न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन न्यू दिल्ली। ऑल दी ब्रिक्स मेंबर आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ G20। फ्रेंड स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है, क्योंकि जो 11th ब्रिक्स समिट हुई थी वो अभी ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में कंडक्ट की गई थी। जैसे ही हम स्टेटमेंट 1 को एलिमिनेट करते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, बी एंड सी। स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है फ्रेंड्स। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, उसका हेडक्वार्टर चाइना के संघाई में है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग हो जाता है। तो हम आंसर तक पहुंच जाते हैं, सी इज़ द करेक्ट आंसर। जितने भी ब्रिक्स के मेंबर हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, वो फ्रेंड्स सारे G20 के मेंबर्स भी हैं। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है फ्रेंड्स, जिसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है, यह एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो एस्टेब्लिश की गई है ब्रिक्स स्टेट्स या नेशंस के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर चाइना के संघाई में है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। फोर्टलेजा जो समिट है फ्रेंड्स वो 2014 में हुई थी ब्राज़ील में। वह इंपॉर्टेंट समिट थी फ्रेंड्स, क्योंकि उस समिट में 2 इंस्टीट्यूशन को बनाया गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता था, और सेकंड इज कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो 5 मेजर इमर्जिंग कंट्रीज इसका पार्ट है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2009 में फ्रेंड्स इसकी फर्स्ट समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था, और 2019 में 10 समिट कंप्लीट हो गई हैं, इसलिए ब्रिक्स ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। साउथ अफ्रीका ने 2011 में ज्वाइन किया था और इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स पड़ गया। इसकी इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं, यह 5 नेशन टुगेदर 42% ऑफ पॉपुलेशन को कंप्लाई करते हैं, और 23% ऑफ वर्ल्ड GDP, और 30% ऑफ टेरिटरी एंड 18% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। इसलिए फ्रेंड्स इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के साथ साथ जो ह्यूमन कैपिटल है या 42% पॉपुलेशन है, इसलिए यह ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन फर्स्ट डिकेड में अगर हम ब्रिक्स को एनालाइज करें तो सेक्टोरल कॉपरेशन को ज़्यादा देखा गया है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड प्रमोशन, एनर्जी, हेल्थ। ऐसे ही फ्रेंड्स सेक्टोरल कॉपरेशन को देखा गया है जो नियरली 13 एरियाज़ को कवर करते हैं, और जो पॉपुलेशन है 5 कंट्रीज़ में उनके बेनिफिट के लिए काम करती है। फोर्टेजा समिट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आपको याद रखना है यह 2014 में कंडक्ट की गई थी ब्राज़ील में ही, और इधर 2 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन को बनाया गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। कुछ मेजर हाईलाइट्स देखें अगर हम 11th ब्रिक्स समिट की, तो यह है फ्रेंड्स, सबसे पहले थीम देख लीजिए, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। इंडिया के द्वारा कुछ मेजर हाईलाइट को अर्ज किया गया। सबसे पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक का रीजनल ऑफिस इंडिया में खोला जाए, ऐसी बात की गई, इसलिए हमने सेकंड ऑप्शन में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ा था।
इंडिया के द्वारा अर्ज किया गया ब्रिक्स कंट्रीज और न्यू डेवलपमेंट बैंक से कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्वाइन किया जाए। और इंडिया ने ऐसा प्रपोजल भी रखा कि फर्स्ट ब्रिक्स वाटर मिनिस्टर मीट को होस्ट किया जाए इंडिया में, ताकि सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट और सैनिटेशन इश्यूज़ पर फोकस किया जा सके। और ब्रिक्स का जो ट्रेड है फ्रेंड्स, वो टारगेट रखा गया है, इंडिया के द्वारा ऐसा प्रपोजल रखा गया है कि ट्रेड को प्रमोट किया जाए और $500 बिलियन के एटा ब्रिक्स टारगेट को अचीव किया जाए। इस ब्रिक्स 11th समिट के दौरान इंडियन के फ्रेंड्स जो रवि प्रकाश हैं, उनको 4th ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम के दौरान ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज़ दिया गया, क्योंकि उन्होंने मिल्क चिलिंग यूनिट के बारे में जो इन्वेंशन किया है उसके रिस्पेक्ट में उनको यह प्राइज़ दिया गया। तो 11th ब्रिक्स समिट के दौरान 4th ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम को भी ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसी दौरान ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज़ को भी दिया गया रवि प्रकाश को। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। IEA's mandate includes focus on 3 E's: economic security, economic development, and environmental protection. Third है friends, only the OECD member state can become the members of International Energy Agency. Fourth है, the World Energy Outlook report is released annually by this agency. फ्रेंड स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है, क्योंकि इट इज़ नॉट एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट। जैसे ही हम 1 को एलिमिनेट करते हैं, 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, बी एंड सी। स्टेटमेंट 4th करेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट को अभी निकाला गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को बनाया गया है। स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि OECD के मेंबर स्टेट IEA के मेंबर बन सकते हैं, इसलिए हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और यह OECD के फ्रेमवर्क के अंदर काम करती है, क्योंकि इसको 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद 1974 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसलिए हमारा स्टेटमेंट 1 रॉन्ग था फ्रेंड्स। यह यूनाइटेड नेशन की कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। इट वर्क्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इनिशियली इसको जब बनाया गया था फ्रेंड्स, तो यह जो भी डिसरप्शन होते हैं ऑयल सप्लाई में ग्लोबली, उसके स्टेटिक्स को कलेक्ट कर यह अपने मेंबर कंट्रीज़ को उसके बारे में बताती थी और पॉलिसी एडवाइजरी इशू करती थी। लेकिन इसका मैंडेट एक्सपेंड कर दिया गया है, और जो नॉन मेंबर्स हैं अब उनको भी यह पॉलिसी एडवाइजरी इशू करती है। इसका जो मेन एजेंडा है फ्रेंड्स, वो है फोकस करती है 3 E's पर, फॉर एफिशिएंट एनर्जी पॉलिसी, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसलिए हमारा स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 करेक्ट इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि ओनली OECD जो मेंबर स्टेट है वही मेंबर बन सकते हैं IEA का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी OECD की कंट्रीज़ हैं वो सभी इसके मेंबर होते हैं, क्योंकि चाइल्ड, आइसलैंड, इजराइल एंड स्लोवेनिया जो OECD के मेंबर हैं वो IEA के मेंबर स्टेट नहीं है। स्टेटमेंट 4 इसलिए करेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इसके द्वारा एवरी ईयर रिलीज़ की जाती है, और यह वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है एज ए मोस्ट अथॉरिटेटिव सोर्स फॉर ग्लोबल एनर्जी प्रोजेक्शंस एंड एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 4 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से रिलेटेड है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक अथॉरिटी एंड हेंस कम्स अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। CBI इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ RTI एक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग निकाली है अभी कि जो चीफ जस्टिस का ऑफिस है वो RTI के अंदर आता है, क्योंकि वो पब्लिक अथॉरिटी टर्म के अंदर कवर हो जाता है। CBI को फ्रेंड्स एग्जाम्प्ट किया गया है RTI से, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। स्टेटमेंट 1 करेक्ट इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली रूलिंग दी है कि ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक अथॉरिटी, सो कम्स अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। स्टेटमेंट 2 इसलिए करेक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो RTI लॉ के अंदर CBI को 12 अक्टूबर 2005 के अंदर डाला था, लेकिन CBI ने कुछ एग्जेम्पशन की डिमांड करी थी, जैसे कि इंटेलिजेंस गैदरिंग और एग्जेम्पशन, लेकिन 2011 ने गवर्नमेंट ने इस पूरी एजेंसी को ही एग्जेम्पशन ग्रांट कर दी है, इसलिए अब RTI के अंदर CBI नहीं आता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट या RTI एक्ट की बात करें तो इसको पार्लियामेंट के द्वारा 2005 में पास किया गया था, और 12 अक्टूबर 2005 को इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया था।
इसने फ्रेंड्स 2000 एक्ट को रिप्लेस किया था, यह बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को इसने रिप्लेस किया था और यह एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है फ्रेंड्स फॉर द राइट टू इन्फॉर्मेशन फॉर सिटीजन। जो भी पब्लिक अथॉरिटी या ऐसी बॉडी जो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती हैं वो पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आती हैं, उनको 30 डेज़ के अंदर अंदर इस एक्ट में ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया उनसे रिक्वेस्ट को इन्फॉर्मेशन को रिक्वेस्ट कर सकता है और 30 डेज़ के अंदर अंदर उनको मैंडेट किया गया है कि वो इन्फॉर्मेशन को डिस्पर्स करेंगे। जो भी एवरी पब्लिक अथॉरिटी है उनको ऐसा मैंडेट भी किया गया है कि अपने रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ज़्यादा देरी ना हो। जो इम्पोर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स पब्लिक अथॉरिटी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ऐसी कौन कौन सी बॉडी है जो पब्लिक अथॉरिटी टर्म के अंदर आती हैं। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग करी है CGI आता है, तो हम देख लेते हैं। पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स ऐसी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई है वो पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आती है। ऐसी बॉडी जो पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है वो भी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आती है। और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अगर कोई नोटिफिकेशन इशू करती है ऐसी बॉडी को कंसिडर करके जो कि उसके द्वारा फाइनेंस की जा रही है या कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आती है, ये आपको याद रखना है। यह एक्ट काम कैसे करता है ये भी देख लीजिए फ्रेंड्स। इस एक्ट के अंदर दो मेजर बॉडीज़ को बनाया गया है, स्टेट और सेंट्रल लेवल पर। स्टेट लेवल पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को बनाया गया है और सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को बनाया गया है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को हेड किया जाता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के द्वारा, जो कि हेड करता है सारे सेंट्रल डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ को विद देयर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। और CIC को डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर बनाया गया है, अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें तो फ्रेंड्स स्टेट के जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं वो असिस्ट करते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को और गवर्नर स्टेट गवर्नर के अंदर फ्रेंड्स काम करते हैं। जो स्टेट और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं फ्रेंड्स, मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पर, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स डायबिटीज़ मेलाइटस से रिलेटेड है। डायबिटीज़ मेलाइटस को कॉमनली डायबिटीज़ ही बोला जाता है और यह एक मेटाबॉलिक डिसीज़ है जो कॉज करता है हाई ब्लड शुगर। डायबिटीज़ में फ्रेंड दो ही कंडीशन होती हैं, या तो आपकी बॉडी इनफ इंसुलिन नहीं बनाती है या उसको प्रोसेस नहीं कर पाती है। इसलिए दो टाइप की डायबिटीज़ होती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपका पैनक्रियास फ्रेंड इनफ इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करता है और टाइप 2 डायबिटीज़ में जो भी शुगर प्रोड्यूस होती है फ्रेंड्स तो आपका बॉडी उसको प्रोसेस नहीं कर पाती है। इस बैकग्राउंड के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एडल्ट विथ डायबिटीज़। पॉइंट 2 है फ्रेंड्स, टाइप 1 डायबिटीज़ इज एन ऑटो इम्यून डिसीज़। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है फ्रेंड, चाइना में सबसे ज़्यादा एडल्ट हैं डायबिटीज़ के। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ऑटो इम्यून डिसीज़ की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को ही अटैक करता है। और टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है फ्रेंड्स वो इस तरह से बना होता है, जो भी फॉरेन सेल्स होते हैं या फॉरेन बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ यह हमको गार्ड करता है। लेकिन जो पैनक्रियाज में सेल्स होते हैं फ्रेंड्स जहाँ पर इंसुलिन बनाया जाता है, टाइप 1 डायबिटीज़ उसको अटैक करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, इसलिए यह लीथल हो जाता है। स्टेटमेंट 1 हमारा इसलिए इनकरेक्ट है फ्रेंड्स क्योंकि चाइना एक लार्जेस्ट नंबर को होस्ट करता है। जो मैक्सिमम एडल्ट है डायबिटिक वो है नियरली 116 मिलियन। इंडिया फ्रेंड्स सेकेंड नंबर पर है, 77 मिलियन एडल्ट्स आर डायबिटिक्स इन इंडिया। अभी रिसेंटली डायबिटीज़ एटलस को निकाला गया जो कि एक 9th एडिशन था। यह जो डायबिटीज़ एटलस है वो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फाउंडेशन के द्वारा रिलीज़ की जाती है और इस बार के इंटरनेशनल डायबिटीज़ डे पर इसको रिलीज़ किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को बनाया गया है। इंडिया फ्रेंड्स सेकेंड लार्जेस्ट नंबर को होस्ट करता है ऑफ एडल्ट्स विथ डायबिटीज़ और 77 मिलियन एडल्ट्स है इंडिया में। और यह जो एज ग्रुप है फ्रेंड्स वो 20 से 79 ईयर्स के बीच का है।
इंडिया चाइना को फॉलो करता है। चाइना में 116 मिलियन एडल्ट है, वो हम देख चुके हैं इसी एज सेम ग्रुप में। वर्ल्ड वाइड अगर प्रिवलेंस देखें हम डायबिटीज़ का फ्रेंड्स इस एज ग्रुप में, तो नियरली 463 मिलियन एडल्ट हैं जो डायबिटीज़ से इन्फेक्टेड हैं। इसका मतलब है हर एक 11 एडल्ट में आपको एक डायबिटिक एडल्ट मिल जाएगा। इंडिया फ्रेंड्स लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है डायबिटीज़ मॉर्टेलिटी की जब भी बात होती है, क्योंकि इंडिया में मोर देन 1 मिलियन एस्टिमेटेड डेथ होती हैं डायबिटीज़ की वजह से, और पूरे लार्जर साउथ ईस्ट एशिया रीजन में भी यही इंडिया टॉप पर आ जाता है लार्जेस्ट डायबिटिक मॉर्टेलिटी की अगर जब बात आती है। डायबिटीज़ एटलस के डाटा को अगर हम देखें तो 1 in 6 लाइव बर्थ इज़ अफेक्टेड बाय हाइपरग्लाइसेमिया इन प्रेगनेंसी। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब होता है हाई ब्लड शुगर लेवल्स। डायबिटीज़ एक टॉप 10 कॉज ऑफ डिजीज़ है फ्रेंड वर्ल्ड वाइड में, और अंडर द एज ऑफ 60 नियरली 50% ऑफ डेथ्स डायबिटीज़ की वजह से ही होती हैं। 2019 में जो हेल्थ एक्सपेंडिचर था वो नियरली $760 बिलियन देखा गया, और ऐसा प्रिडिक्ट भी किया गया कि 2030 तक 578 मिलियन केसेस हो जाएंगे और यह नंबर 700 मिलियन तक पहुंच जाएगा बाई 2045। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन जो इस डायबिटीज़ एटलस को निकालता है फ्रेंड्स, वह एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ ओवर 230 नेशनल डायबिटिक एसोसिएशन, जो कि 116 कंट्रीज और टेरिटरीज से बिलोंग करती हैं। इसका मिशन है फ्रेंड टू प्रमोट डायबिटीज़ केयर प्रिवेंशन एंड क्योर वर्ल्ड वाइड, और इस फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और 1950 से यह एक ग्लोबल लीडिंग डायबिटीज़ कम्युनिटी है। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड है। अभी वाटर सैंपल्स को कंडक्ट किया गया था 21 इंडियन बिग सिटीज़ में, इसलिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। BIS इज़ द नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया फॉर द हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो BIS का जो मैंडेट है वही स्टेटमेंट 1 में लिखा गया है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। BIS वर्क्स अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह स्टेटमेंट फ्रेंड रॉन्ग है। सिंस इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात हुई है तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 हमारा इसलिए करेक्ट है फ्रेंड्स क्योंकि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, और इसका काम है फ्रेंड्स फॉर हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स। 2016 में फ्रेंड्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो एक्ट पास किया गया था उसके हिसाब से इसको नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया बना दिया गया था। स्टेटमेंट 2 हमारा इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आती है, यह मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी हमारी इंडिया की और वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इसको फ्रेंड्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986 के दौरान इसको एस्टेब्लिश किया गया था। जो भी मिनिस्टर होते हैं फ्रेंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वही एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं BIS के। ओरिजिनली इसको फ्रेंड्स इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन बोला जाता था और यह एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड थी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। लेकिन 2016 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट को पास किया गया और इसको एक नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया का दर्जा दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड आर्टिकल 12 से रिलेटेड है, जिसमें स्टेट की डेफिनेशन को कवर किया गया है रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3। तो आपको बताना है कि स्टेट के अंदर कौन कौन सी बॉडीज़ आती हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड LIC, फोर्थ पंचायत। फ्रेंड्स इसका आंसर है D, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ऑल ऑफ द बॉडीज कम्स अंडर द वर्ड स्टेट विच इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 के हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसी कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती हैं फ्रेंड्स। यह इंक्लूड करता है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऑल लोकल अथॉरिटीज़ दैट इज म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, स्टेटरी और नॉन स्टेटरी अथॉरिटीज़ लाइक LIC, ONGC एंड सेल।
अभी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बनाया क्यों गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हेल्ड किया था, जो भी सबरीमाला बोर्ड है जो सबरीमाला टेम्पल को मैनेज करता है वह आर्टिकल 12 के अंदर आता है। आर्टिकल 12 की जो स्टेट की डेफिनेशन है उसके अंदर आता है, और जो आर्टिकल 25 फर्स्ट जो हमको फ्रीडम ऑफ राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन प्रोवाइड करता है, तो अगर उसको वायलेट किया जाता है तो जो टेम्पल बोर्ड है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स जो पिटिशनर थे उन्होंने बोला कि यह एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि अगर बोर्ड है सबरीमाला टेम्पल का वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है तो वो रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो वो हमारी सेकुलरिज्म का वायलेशन होगा, जो कि प्रियम्बल में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स एरोकोथ से रिलेटेड है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, यह क्या है, इसको न्यूज़ में देखा गया। एरोकोथ इज द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम टू बी विजिटेड बाय अ स्पेसक्राफ्ट। इट वाज डिस्कवर्ड बाय हबल स्पेस टेलीस्कोप। इट इज लोकेटेड इन क्यूपर बेल्ट। फ्रेंड्स तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अल्टीमा थूले आपने नाम सुना होगा, उसका नाम बदलकर अभी एरोकोथ रख दिया गया है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और यह तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फारदेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में, उसको अभी रिसेंटली नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने विजिट किया है। सबसे पहले उसका नाम फ्रेंड 2014 MU69 रखा गया था, लेकिन मार्च 2018 में उसका नाम बदलकर अल्टीमा थूले रखा गया। अल्टीमा थूले का मतलब होता है अ प्लेस बियॉन्ड द नोन वर्ल्ड, लेकिन अब रिसेंटली नासा ने इसका नाम बदलकर एरोकोथ रख दिया है। एरोकोथ का मतलब होता है फ्रेंड्स स्काई। पाव हैटन पीपल जो कि एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब है मैरीलैंड में, जो वो लैंग्वेज बोलते हैं फ्रेंड्स, उसमें एरोकोथ का मतलब स्काई होता है। इसलिए इस नेटिव जो अमेरिकन ट्राइब है उसका भी नाम आपको याद होना चाहिए। एरोकोथ की अगर हम बात करें तो यह एक फ्लैटेंड टू लोब्ड बॉडी है क्यूपर बेल्ट में। स्टेटमेंट 1 हमारा इसलिए करेक्ट है क्योंकि यह फारदेस्ट कॉस्मिक बॉडी है अभी तक की, जो भी किसी भी स्पेसक्राफ्ट ने इसको विजिट किया है। इसको अल्टीमा थूले नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर नासा ने एरोकोथ रख दिया है। स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे पहले 2014 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसको डिस्कवर किया था। देन अभी जनवरी 2019 में नासा की न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने इसको फिर से विजिट किया है, इसलिए इसका नाम बदलकर एरोकोथ रख दिया गया है। स्टेटमेंट 3 करेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि यह हमारे अर्थ से 6.6 बिलियन किलोमीटर दूर है और क्यूपर बेल्ट में लाई करती है, जो कि नेपच्यून के बाद होता है, और नियरली यह 297 ईयर्स लगाता है सन को ऑर्बिट करने में। आप इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड्स 2 लोब्स ऑफ दिस अल्टीमा थूले, जिसको एरोकोथ भी बोला जाता है, और यह क्यूपर बेल्ट में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड वेस्टलैंड एटलस 2019 से रिलेटेड है। इसको अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। वेस्टलैंड एटलस इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। वेस्टलैंड इज द लैंड दैट कैन नॉट अगेन बी रिकवर्ड फॉर प्रोडक्टिव यूज। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है फ्रेंड, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका आंसर है डी, नन ऑफ देम आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 हमारा क्यों इनकरेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि वेस्टलैंड एटलस 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नहीं रिलीज़ किया है। इसको 4 बॉडीज़ साथ मिलकर रिलीज़ करती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर काम करता है, इन कोलैबोरेशन विद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यह बॉडी मिलकर वेस्टलैंड एटलस को रिलीज़ करती है। स्टेटमेंट 2 भी हमारा इनकरेक्ट इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि वेस्टलैंड ऐसी डिग्रेडेड लैंड होती है जो कि वेजिटेटिव कवर के अंदर लाई जा सकती है अगर रीजनेबल एफर्ट किए जाएं। 2019 वेस्टलैंड एटलस के अनुसार 1.45 मिलियन हेक्टेयर ऑफ दिस लैंड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू नॉन वेस्टलैंड कैटेगरी, और इसमें से 0.64 मिलियन हेक्टेयर लैंड को क्रॉप लैंड में कन्वर्ट किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज इन कोलैबोरेशन विद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस फ्रेंड्स वेटलेस एटलसेस को निकालता है। 2019 का यह 5th एडिशन था, और पिछले 4 एडिशन को 2000, 2005, 2010 एंड 2011 में निकाला गया। इसलिए
यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आफ्टर द पीरियड ऑफ 8 ईयर्स इस एटलस को निकाला गया है। और फ्रेंड्स यह इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के जो डाटा होता है उसको यूज़ कर कर इस एटलस को निकाला जाता है। इस एटलस में वेरियस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेस्टलिस्ट की डिफरेंट कैटेगरीज का उसको मैप किया जाता है। और 2008-9 से लेकर 2015-16 के बीच में जो चेंजेस हुए हैं इस एरिया में उसको मैप किया गया है। वेस्टलिस्ट एटलस 2019 में यह बताया गया है कि हमारी कंट्रीज का 16.96% या 55.76 मिलियन हेक्टेयर वेस्टलैंड कैटेगरी में आता है। और 2008-9 में अगर यह हम परसेंटेज देखें तो 17.21% था या 56.60 मिलियन हेक्टेयर। तो आपको यही याद रखना है कि वेस्टलैंड एटलस 5th एडिशन है और इसको डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस मिलकर निकालते हैं क्योंकि इसमें इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का डाटा यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स इंडियन बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अभी एनबीएफसी में क्राइसिस को देखा गया था इसलिए इस क्वेश्चन को बनाया गया है। फॉर अ लोन टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट हैज़ टू बी रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 19 days। अ एसेट विच हैज़ रिमेन्ड एज एन एनपीए फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 months इज अ सब स्टैंडर्ड एसेट। पॉइंट 3 फ्रेंड सेंट्रल फ्रॉड एजेंसी सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री इज सेटअप बाय इंडियन बैंक एसोसिएशन। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है फ्रेंड्स। अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट ओवरड्यू रहता है 90 days के अंदर 90 days तक तो यह एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है। और अगर एनपीए की कैटेगरी में कोई एसेट 12 months तक रहता है तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में आ जाता है। स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है फ्रेंड्स क्योंकि सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री आरबीआई के द्वारा सेटअप की जाती है। तो हमारा आंसर हो जाता है ए। 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है फ्रेंड्स, हम देख चुके हैं। जो एनपीए की डेफिनेशन है वो यही है। अगर 90 days के अंदर अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों में से किसी को भी अगर पे नहीं किया जाता है तो वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है फ्रेंड्स। एडिशनल पॉइंट जो आपको याद रखना है, ऐसा सब स्टैंडर्ड एसेट अगर या ऐसा एनपीए जो 12 months तक सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रहता है तो वो डाउटफुल एसेट हो जाता है। तो सबसे पहले एनपीए होता है, देन कम सब स्टैंडर्ड एसेट, देन कम डाउटफुल एसेट्स। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट इसलिए फ्रेंड क्योंकि आरबीआई सेटअप करती है सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री को और यह रजिस्ट्री मेंटेन करती है फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न्स जो कि फाइल किए जाते हैं बैंक और सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। और यह सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री एक सेंट्रल डाटाबेस की तरह ही काम करती है जो कि बैंक के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स वेटलैंड से रिलेटेड है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड is a register of wetland site which highlights the specific wetlands of international importance that are facing immediate challenges. Point 3 friends, the International Convention on Wetlands was signed in 1971 in Iran. करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है फ्रेंड्स। आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए यूपीएससी में अगर क्वेश्चन आते हैं क्योंकि स्टेटमेंट 1 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सही लगेगा बट इट इज़ रॉन्ग क्योंकि मॉन्ट्रियक्स कोई कन्वेंशन नहीं है, इट इज़ अ रिकॉर्ड जो कि स्टेटमेंट 2 में हाईलाइट किया गया है क्योंकि रामसर कन्वेंशन है फ्रेंड्स जहां पर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स की बात की गई है। तो रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड, इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है क्योंकि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड ऐसा रजिस्टर है फ्रेंड वेटलैंड साइट का जो कि इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है की कैटेगरी में आती हैं और कुछ चैलेंजेस को फेस कर रही हैं तो उन्हीं वेटलैंड साइट को इस रिकॉर्ड में इंक्लूड किया जाता है। स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है तो इसका आंसर हो जाता है फ्रेंड्स 2 and 3 आर करेक्ट बी। स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि रामसर कन्वेंशन है जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर होता है वेटलैंड साइट्स का जो कि लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड्स के अंदर आती हैं और इस रिकॉर्ड में उन वेटलैंड्स को इंक्लूड किया जाता है जहाँ पर फ्रेंड्स इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंजेस हुए हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन और अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस।
और यह एक वॉलेंटरी मैकेनिज्म है और हाईलाइट करती है स्पेसिफिक वेटलैंड्स को जो कि इमीडिएट चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। यह जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड है वो लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड साइट के एक पार्ट की तरह मेंटेन किया जाता है। स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि रामसर एक ईरान में सिटी है जहां पर इसको साइन किया गया था। वेटलैंड्स के टॉपिक को हम पूरे डिटेल में कवर कर लेते हैं। कैसा भी क्वेश्चन है आप आराम से आंसर कर सकेंगे। वेटलैंड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? ऐसा कोई लैंड का एरिया या तो वो टेम्परेली या परमानेंटली कवर्ड हो वाटर से, तो वो वेटलैंड की कैटेगरी में आ जाता है। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल सर्विसेज ह्यूमन कम्युनिटी को प्रोवाइड करते हैं, इसलिए वेटलैंड्स का कंजर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दे ऑल्सो प्ले अ की रोल इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फ्लड कंट्रोल, वाटर सप्लाई एंड प्रोवाइडिंग फूड, फाइबर एंड रॉ मटेरियल्स। फ्रेंड्स वेटलैंड्स के वर्ड के अंदर कौन कौन सी एंटिटी आती हैं आपको याद रखना है। स्वैम्स, मार्सेस, विलाबॉम्स, लेक्स, लेगून्स, सॉल्ट मार्सेस, मड फ्लैट्स, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, बॉक्स, फेंस एंड पीटलैंड्स। कोरल रीफ्स भी फ्रेंड्स वेटलैंड्स की कैटेगरी में ही आती हैं। वेटलैंड्स भी आते हैं, फेंस, बॉक्स और मैंग्रोव्स भी वेटलैंड्स की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बना सकती है कि इनमें से कौन कौन सी एंटिटीज वेटलैंड्स की कैटेगरी में आती हैं। तो कोरल रीफ्स आपको याद रखना है, मैंग्रोव्स भी याद रखना है एंड लेगून्स भी आपको याद रखना है। अब हम इंडिया में वेटलैंड्स की अगर देखें तो आप दो डाटा को सर्च कर सकते हैं। एक तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो हर 2 साल में निकाली जाती है, और सेकेंड है फ्रेंड्स नेशनल वेटलैंड्स एटलस जो कि इसरो के द्वारा दी जाती है। उसके हिसाब से इंडिया में नियरली 15.26 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है वो वेटलैंड से कवर है, जो कि 4.6% लैंड एरिया अकाउंट करता है हमारी कंट्री का। इंडिया के कुछ प्रोमिनेंट वेटलैंड्स भी आप देख सकते हैं। चिलिका लेक एरिया जो कि उड़ीसा में है, वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर, सामर लेक राजस्थान, दीपोर व्हील जो कि असम में है फ्रेंड्स, और ईस्ट कोलकाता वेटलैंड जो कि वेस्ट बंगाल में है। रामसर कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो इसको 1971 में रामसर में एक सिटी है उधर साइन किया गया था, और यह एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि एक फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करती है फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। यह एक ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड है जो कि मेंबर कंट्रीज के द्वारा साइन किया गया है टू प्रिजर्व दिस इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। फ्रेंड्स वेटलैंड्स जो कि डिक्लेयर किए जाते हैं रामसर साइट के अंदर, वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अंदर प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ग्लोबली अगर हम अभी एट प्रेजेंट देखें तो नियरली 2300 रामसर साइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और कवर करती हैं 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को। अब हम इंडिया में देख लेते हैं फ्रेंड्स कितनी रामसर साइट्स हैं। इंडिया में अब टोटल 37 रामसर साइट्स हो गई हैं, और यह 10,67,939 हेक्टेयर एरिया को कवर करती हैं। इनमें से फ्रेंड्स जो 37 साइट्स हैं, 10 साइट्स तो अभी रिसेंटली 2020 में एक साथ ही इंक्लूड की गई हैं, और महाराष्ट्र में ऐसी एक पहली साइट है जो वेटलैंड का दर्जा दिया गया है और रामसर साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। नंदुर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी, ये आपको याद रखना है। पंजाब में फ्रेंड्स व्यास कंजर्वेशन रिजर्व, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व एंड नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब 3 ऐसे वेटलैंड्स हैं जो रामसर साइट में इंक्लूड किए गए हैं। इससे पहले फ्रेंड्स यूपी में सिर्फ एक ही वेटलैंड हुआ करता था जो कि रामसर साइट में था। अब 6 एडिशनल वेटलैंड्स भी इंक्लूड किए गए हैं यूपी में। तो यूपी के स्टेट सर्विसेज के हिसाब से यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट लिस्ट आप देख सकते हैं इंडियाज़ के वेटलैंड की, यह 27 लिस्ट है, और जो 10 अभी डिक्लेयर किए गए हैं वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। 27 लिस्ट आप देख सकते हैं। यूपी में पहले एक ही था फ्रेंड, 25th नंबर पर आप देखिए, अपर गंगा रिवर ब्रिज घाट टू नरोरा स्टेज। अब 6 और एडिशनल डिक्लेयर कर दिए गए हैं। पंजाब में 3 और एडिशनल डिक्लेयर कर दिए गए हैं। पहले ऑलरेडी 3 हुआ करते थे फ्रेंड्स। हरी के लेक पंजाब में था, कंजली लेक वो भी पंजाब में था फ्रेंड्स, और रोपड़ लेक वो भी पंजाब में हुआ करता था। अब टोटल 6 हो गए हैं। महाराष्ट्र को फ्रेंड्स पहला वेटलैंड मिला है जो कि रामसर साइट के अंदर है, और अष्टमुड़ाई वेटलैंड केरल में इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। दीपोर व्हील असम वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चंद्रताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, तो आप एक बार देख लीजिए इंपॉर्टेंट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड, इंडियन सिटीजनशिप के रेफरेंस में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इफ अ पर्सन रेनाउंसेस his or her Indian citizenship, every minor child of that person also loses Indian citizenship. If an Indian citizen
voluntarily acquires the citizenship of another country, he or she automatically ceases to be an Indian citizen. करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर अभी काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे थे पूरे कंट्रीज़ में, इसलिए इस क्वेश्चन को बनाया गया। फ्रेंड स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, आपको रॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि अगर कोई एडल्ट मेंबर या ऐसा पर्सन रिनाइज करता है इंडियन सिटीजनशिप को, तो एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो लूजेस इंडियन सिटीजनशिप। स्टेटमेंट सेकंड तो ऑलरेडी करेक्ट ही है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है सी, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। रिनाउंसिएशन की अगर बात होती है फ्रेंड्स, तो वो सेक्शन 8 में कवर किया गया है ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। और कोई एडल्ट अगर डिक्लेरेशन करता है ऑफ रिनाउंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, तो वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप को लूज कर सकता है अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इसके साथ साथ कोई माइनर चिल्ड्रन है अगर उस पर्सन का, तो उसकी भी फ्रेंड्स सिटीजनशिप चली जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ द रिनाउंसिएशन। यह आपको याद रखना है। स्टेटमेंट 2 ऑलरेडी करेक्ट है, हम देख चुके हैं। इफ एन इंडियन सिटीजन वॉलेटरी एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ another country, he or she automatically ceases to be an Indian citizen. क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स, बुडापेस्ट कन्वेंशन से है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बुडापेस्ट कन्वेंशन इज अ कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। इंडिया हैज रेटिफाइड दिस कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2004। फ्रेंड्स फर्स्ट सही है स्टेटमेंट, क्योंकि बुडापेस्ट कन्वेंशन को कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम के नाम से भी जाना जाता है। स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड दिस कन्वेंशन। जैसे ही हम सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते हैं, हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 3 फ्रेंड्स करेक्ट है, इसको 2004 में इंप्लीमेंट किया गया था, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम को ही बुडापेस्ट कन्वेंशन बोला जाता है और ये फर्स्ट ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी है, आपको याद रखना है। यह एक फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है जो एड्रेस करती है इंटरनेट एंड साइबर क्राइम by harmonizing national laws, improving investigating techniques and increasing cooperation among nations. स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि ब्राज़ील और इंडिया ने इस कन्वेंशन को डिक्लाइन किया है और इसको अडॉप्ट नहीं किया है, बिकॉज इंडिया और ब्राज़ील बोलता है दैट दे बोथ द कंट्रीज हैव नॉट पार्टिसिपेटेड व्हेन दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन वॉज ड्राफ्टेड। रशिया भी इस कन्वेंशन को अपोज करती है, स्टेटिंग दैट इट वॉलेट्स इट्स सोवरेनिटी। स्टेटमेंट 3 करेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि इसको 23 नवंबर 2001 में ओपन किया गया था फॉर सिग्नेचर एंड 1 जुलाई 2004 में इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया। इसको सबसे पहले ड्रॉ अप किया गया था बाय काउंसिल ऑफ यूरोप इन स्ट्रेसबर्ग फ्रांस, और कुछ पार्टिसिपेंट्स भी थे काउंसिल ऑफ यूरोप के ऑब्जर्वर स्टेट्स जैसे कि कनाडा, जापान, फिलीपाइंस, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपको याद रखना है बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम से रिलेटेड है, इसको 2004 में इम्प्लीमेंट किया गया है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। बुडापेस्ट की लोकेशन भी आप देख लीजिए फ्रेंड्स, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यह डैन्यूब रिवर पर लाई करती है और हंगरी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है फ्रेंड्स, यह भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से रिलेटेड है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। स्टेटमेंट 2 है फ्रेंड्स, अंडर दिस स्कीम एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स रिसीव अ कैश बेनिफिट्स ऑफ ₹5,000 in 3 installments। पॉइंट 3 है फ्रेंड, अंडर दिस स्कीम एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स are given cash benefits for the first 2 children only। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग है फ्रेंड्स, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है, यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो हमारा ऑप्शन 1 एलिमिनेट करें अगर हम, तो हम 2 ऑप्शन पर बचते हैं, सी और डी। स्टेटमेंट 3 भी रॉन्ग है फ्रेंड्स, क्योंकि फर्स्ट चिल्ड्रन के लिए ही यह बेनिफिट्स दिए गए हैं, तो हम आंसर तक पहुँच जाते हैं। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, क्योंकि 5,000 रुपीज़ को दिया जा रहा है 3 इंस्टॉलमेंट में इस स्कीम के अंदर। फ्रेंड्स एडिशनल एक और स्कीम है, उसका अगर हम अमाउंट जोड़ देते हैं 1,000 तो 6,000 इन ऑल टोटल हो जाता है, लेकिन इस स्कीम के अंदर 5,000 रुपीज़ दिए जा रहे हैं, आपको याद रखना है 3 इंस्टॉलमेंट में। स्टेटमेंट में इनकरेक्ट इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरीज को ग्रांट प्रोवाइड किए जाते हैं एक एस्क्रो अकाउंट में। एस्क्रो अकाउंट एक थर्ड अकाउंट होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बिफोर सेट्स में, और ताकि यह जो भी अमाउंट दिया जाता है वो सिर्फ पर्टिकुलर स्कीम के लिए ही यूज़ हो, उसका डाइवर्जन ना हो, इसलिए एस्क्रो अकाउंट को यूज़ किया जाता है।
रेरा एक्ट के अंदर भी फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था, जिसको 2016 में पास किया गया है। उसमें भी एस्क्रो अकाउंट को एस्टेब्लिश करना सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन उसमें यही है। स्टेटमेंट टू बी करेक्ट है फ्रेंड्स। इस स्कीम के अंदर जो भी प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिक मदर है वो कैश बेनिफिट्स रिसीव करती हैं 5000 का अंडर दिस थ्री इंस्टॉलमेंट्स। कुछ कंडीशन भी है उसको फुलफिल करने के बाद। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि सिर्फ 1 चाइल्ड को ही कवर किया गया है इस स्कीम के अंदर। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट प्रोविजन को देख लेते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के। सबसे पहले आपको याद रखना है, यह स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है आंगनबाड़ी सर्विसेज स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के ही अंदर आती है। तो आंगनबाड़ी सर्विसेज स्कीम के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और अगर हम कॉस्ट शेयरिंग देखें तो 60:40 होती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को 2010 में लॉन्च किया गया था फ्रेंड। इसको पहले इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना बोला जाता था, और यह एक पायलट बेसिस की तरह इसको लॉन्च किया गया था इन ए लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। लेकिन 2017 में प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया है अंडर द नेम ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह फ्रेंड्स एक कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र स्कीम है, और जो 19 ईयर्स से अबव प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन है उनको ही कवर किया गया है। इस स्कीम में कुछ कंडीशनल अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है टू मीट द न्यूट्रिशन नीड, कंपेंसेशन फॉर वेज लॉस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड केयर, एंड टू प्रोवाइड कंडीशंस फॉर सेफ डिलीवरी एंड गुड न्यूट्रिशन एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस। अगर हम बेनिफिशियरीज की बात करते हैं इस स्कीम के अंदर, तो 1 जनवरी 2017 के बाद जिन वुमेन ने प्रेगनेंसी को अटेंड किया है या उस डेट को, तो वो एलिजिबल है फ्रेंड्स इस स्कीम के अंदर। और कुछ एक्सेप्शन भी है। ऐसी वुमेन जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के अंदर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, या उनके द्वारा किसी अदर स्कीम के अंदर उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, तो वो इस स्कीम के अंदर कवर नहीं की गई हैं। एक और फ्रेंड्स स्कीम है जननी सुरक्षा योजना। उसके अंदर भी गवर्नमेंट कुछ कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र प्रोवाइड करती है, इसलिए इन टोटल 6000 रुपीज़ दिए जाते हैं एवरेज पर वुमेन। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स फॉरेनर से रिलेटेड है। अभी एनआरसी की वजह से काफ़ी डिबेट चल रही थी फॉरेनर्स और सिटीजन्स को लेकर, इसलिए हम इस क्वेश्चन के थ्रू ऐसी लॉज को कवर करेंगे जो फॉरेनर्स और सिटीजन्स के लिए कुछ प्रोविज़न प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसा ही एक्ट है फ्रेंड्स, फॉरेनर्स एक्ट 1946। उसके हिसाब से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एज पर द फॉरेनर्स एक्ट 1946, अ फॉरेनर इज अ पर्सन हु रिसाइड्स इन इंडिया विदाउट ऑफिशियल परमिशन। स्टेटमेंट 2 है फ्रेंड्स, एज पर फॉरेनर्स एक्ट 1946, द ओनर्स ऑफ प्रोवाइडिंग दैट अ पर्सन इज नॉट अ फॉरेनर लेज ऑन द पर्सन इटसेल्फ। स्टेटमेंट 3 है फ्रेंड्स, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट 1 को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो यह एक इलीगल इमिग्रेंट की डेफिनेशन है, ना कि फॉरेनर्स की। अगर कोई इंडिविजुअल विदाउट ऑफिशियल परमिशन इंडिया में रिसाइड करता है तो वो इलीगल इमिग्रेंट की कैटेगरी में आता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट रॉन्ग हो जाता है फ्रेंड्स, वो फॉरेनर की कैटेगरी में नहीं आता है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। सेक्शन 7 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट डिफाइन करता है कि अगर किसी इंडिविजुअल की सिटीजनशिप पर क्वेश्चन लगाया जाता है और वो फॉरेनर नहीं है, उसको प्रूफ करना है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी पर्सन पर लाई करती है। स्टेटमेंट 3 फ्रेंड्स करेक्ट है। रॉन्ग है फ्रेंड स्टेटमेंट 3 भी, सॉरी। इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी टू दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फ्रेंड जो भी हमने डिस्कस किया है आप देख सकते हैं स्टेटमेंट 1 क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यह इलीगल इमिग्रेंट की डेफिनेशन थी। सेक्शन 7 भी हम देख चुके हैं, और स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट था क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी नहीं है 1951 के रेफ्यूजी कन्वेंशन का। इंडियन सिटीजन और फॉरेनर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में फ्रेंड्स सिटीजनशिप एक्ट और पार्ट 2 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लॉज हैं वो गवर्न करती हैं इंडियन सिटीजन को। तो आपको याद रखना है पार्ट 2 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिटीजनशिप से रिलेट है, और सिटीजनशिप एक्ट 1955 को बनाया गया है सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए। सिटीजनशिप को फ्रेंड्स टाइम टू टाइम अमेंड भी किया गया है, पिछले 5 बार इसको अमेंड किया गया है, और यह 6th टाइम था कि इसको अमेंड किया जा रहा है। फॉरेनर की अगर हम बात करें तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंदर फॉरेनर्स को डिफाइन किया गया है एज अ पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इलीगल इमिग्रेंट की अगर हम बात करें तो ऐसे पर्सन फ्रेंड्स जो इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं विदाउट एनी ऑफिशियल परमिशन, तो वो इलीगल इमिग्रेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन अगर ऐसे इंडिविजुअल जिनको रेफ्यूजी स्टेटस दे दिया गया है तो वो इलीगल इमिग्रेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे।
अगर हम फ्रेंड्स पहले की डेवलपमेंट देखें तो फॉरेनर्स एक्ट 1864 में पास किया गया था फॉरेनर्स को रेगुलेट करने के लिए। एक्सपेल्सन ऑफ फॉरेनर्स एंड देयर अरेस्ट, डिटेंशन पेंडिंग रिमूवल, ऐसी कुछ लॉज थी फ्रेंड्स या प्रोविजन थे जो इस फॉरेनर्स एक्ट 1864 में कवर किए गए थे। फिर पासपोर्ट एक्ट 1920 में पास किया गया और यह इलीगल माइग्रेंट्स को कवर करता है, ये आपको याद रखना है। फॉरेनर्स एक्ट 1864 फॉरेनर्स के लिए पास किया गया था। पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 में पास किया गया था और यह इलीगल माइग्रेंट्स को कवर करता है, क्योंकि अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में विदाउट एनी वैलिड पासपोर्ट एंटर कर जाता है तो गवर्नमेंट के पास पावर होती है फ्रेंड्स कि उस इंडिविजुअल को रिमूव कर सकता है इंडिया से। फॉरेनर्स एक्ट 1940 को फ्रेंड्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा एनेक्ट किया गया था और इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ को डिफाइन किया गया था। इसलिए सेक्शन 7 ऑफ दिस एक्ट provided that whenever a question arise with regard to the nationality of a person, the onus of proving that he was not a foreigner lay upon the person itself. फ्रेंड्स फॉरेनर्स एक्ट को जो 1940 में पास किया गया था उसको टाइम टू टाइम मोर स्ट्रिंजेंट बनाया गया है, इसलिए 1946 में इसको रिपील करके नया एक्ट बनाया गया था फॉरेनर्स एक्ट 1946। इसलिए हमने क्वेश्चन में फॉरेनर्स एक्ट 1946 के बारे में पढ़ा था, ना कि फॉरेनर्स एक्ट 1940। तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 में डिफाइन किया गया था फॉरेनर्स हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो तो हमने ऑलरेडी देखा। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को इस एक्ट में पावर दी गई थी कि वो फॉरेनर्स को फ्रेंड्स रेगुलेट भी कर सकता है उसकी एंट्री इन सर्टेन रीजन ऑफ इंडिया। यह फ्रेंड्स एक्ट प्रोवाइड करता है, एम्पावर करता है गवर्नमेंट को to restrict the rights enjoyed by foreigners in terms of their stay in the country if any such orders are passed by the authority। 1946 का एक्ट एम्पावर करता है गवर्नमेंट को टू टेक एनी कोअर्सिव स्टेप, अगर कोई कंप्लायंस एनफोर्स करना है या डायरेक्शन एनफोर्स करना है फॉरेनर्स पर तो फोर्स का भी यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट। 1946 को के एक्ट में ऐसा दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोविज़न जो इस एक्ट में चेंज नहीं किया गया है फ्रेंड्स 1940 की सेक्शन 7 से ही लिया गया है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो पर्सन पे ही लाई करता है, ना ही किसी अथॉरिटीज़ पर। और यह जो प्रोविज़न है वो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा भी अपहेल कर दिया गया है। हम करंट स्टेटस को देखें फ्रेंड्स तो अगर कोई पर्सन को एनआरसी से इंक्लूड किया जाता है असम में तो वो अप्रोच कर सकता है फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के अंदर जो कि असम में एस्टेब्लिश किए गए थे विद इन 120 डेज ऑफ रिसीविंग अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रिजेक्शन। और अदर स्टेट की अगर हम बात करें और उस पर्सन को फॉरेनर घोषित किया गया है तो उसको प्रोड्यूस किया जाता है लोकल कोर्ट के पास अंडर द 2 एक्ट, पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920 एंड फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946। यह था हमारा डिस्कशन फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।